नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, एकदम नज़दीक है, यूं लग रहा है जैसे सामने खड़ी हो। तो हम एकदम ये जो बोर्ड परीक्षा है एक राक्षस की तरह सामने खड़ी है और हम इसे राम बनकर इसका संहार करेंगे, एक वीर बनकर इसका संहार करेंगे और इसे जीरो करके हम 100% लाएंगे। तो यूपी बोर्ड परीक्षा का ये मॉडल पेपर है। कक्षा 12 में जो भी सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं वो देखेंगे इसको, साहित्यिक हिंदी वाले भी देखें, लेकिन व्याकरण थोड़ा भिन्न होती, बाकी सेम चीजें रहती हैं। समय आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। बस 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, बाकी पैटर्न वैसा ही है जैसा हमेशा आपका आता रहता है। ठीक है, तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर सेम 22 वाले ही पेपर 23 में दे दिए गए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है। मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं, राजेंद्र बाला घोष हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें से सही आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। हमारी 600 प्लस प्रश्नों की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज हम चला रहे हैं हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास से संबंधित, तो उस सीरीज को आप देख लीजिएगा और 600 प्लस प्रश्नों के बाद आपको ये 10 के 10 वहीं से कवर हो जाएंगे। तो मेरे पिताजी नाम का एक संस्मरण है और इसके लेखक कौन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहां पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पलता नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। देखिए वैसे तो कल्पलता के लेखक 2 लोग हैं, एक हजारी प्रसाद और दूसरे वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहां पर ऑप्शन में दोनों लोग आ गए हैं, लेकिन आप लगाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल को, चूंकि अधिकतर इन्हीं का प्रसिद्ध हुआ है तो वासुदेव शरण अग्रवाल मेन लगाएंगे आप। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है और ये किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, जैनेन्द्र कुमार का है, अमरकांत का है या फिर हरिशंकर परसाई का है। सही जवाब है हरिशंकर परसाई। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। रामचंद्र शुक्ल ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर मिश्र बंधुओं ने। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। वीर गाथा काल की विशेषता क्या है। नारी का रूप चित्रण, रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य की रचना। ठीक है, तो वीर गाथा काल की जो विशेषता है वो है आपकी क्या, युद्धों का सजीव वर्णन। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। आंगन के पार द्वार अज्ञे की है और युगवाणी पंत की है और अनघ मैथिली शरण गुप्त की है, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की है। तो पूछा क्या गया है, मैथिली शरण गुप्त की, तो आपकी हो जाएगी अनघ। ठीक है, अनघ लगा लीजिए। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी। गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, अज्ञे ने या फिर धर्मवीर भारती ने। तो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा आपके अज्ञेय ने ही दी थी। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ, भारत भारती, साहित्य अकादमी, स्वर्णमाल पुरस्कार। तो भारत भारती नहीं मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा नाम की कृति पर मिला था। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय को मिला था। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। अमीर खुसरू की रचना निम्न में से कौन सी है। राउरवेल, खलिक बारी, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कथा। तो यहां पर आपकी अमीर खुसरू की जो रचना है वो आपकी है खलिक बारी। राउरवेल रोडा कवि की रचना है। पाहुड़ दोहा जैन मुनि राम सिंह की रचना है। भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे आपका आएगा गद्यांश। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको देना होगा। यहां पर सबसे पहले प्रश्न देखिए, गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। कायदे से आप इसको पढ़िए। गद्यांश आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। जब गद्यांश पढ़ेंगे तो बिल्कुल सब कुछ सरल होने वाला है, सब कुछ सहज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, रेखांकित गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम।
तो पाठ का नाम क्या है? पृथ्वी और आकाश के अंतराल में। तो यहां पर जो है आपका जो जवाब है वो सही जवाब क्या हो जाएगा कि पाठ का नाम आपका है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पृथ्वी के वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र में के मतलब राष्ट्र के अंतःकरण में जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतःकरण में राष्ट्र है, यानी पृथ्वी के जो चारों ओर फैले हुए तमाम गंभीर माने गहरे अथाह सागर हैं, जो जलचर जल में चलने वाले जितने भी जानवर हैं और उसमें रत्नों की तमाम राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। चेतना और स्वागत के नवीन भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए और राष्ट्र के नवयुवकों के दिलों में भी उन सभी के तत्वों को जानने की इच्छा, सभी के तत्वों की जानने की इच्छा की जो किरणें हैं वो हमेशा फूटती रहनी चाहिए। और तब तक हम सोए हुए के समान हैं जब तक ये किरणें हमें हमारे अंतःकरण में नहीं फूटती। ठीक है, अब देखिएगा, राष्ट्रीयता की भावना के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होनी आवश्यक है? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर, जलचर और गंभीर सागरों में जो जलचर राशियां हैं, रत्नों की राशियां हैं, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ भी है, उन सभी के प्रति चेतना जागृत होनी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन कौन सी अपार संपदा देखने को मिलती है? तो अभी हमने बताया कि जलचर रत्नों की राशियां हैं, ठीक है, गंभीर सागर हैं, चारों ओर फैले हुए समुद्र हैं और पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जलचर हैं, रत्नों की राशियां हैं इत्यादि। राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को कब तक सुप्त समझना चाहिए? जब तक राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें नहीं फूटती हैं, तब तक। मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। तो ये जो है ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम का जो चैप्टर है, हम और हमारा आदर्श, ठीक है, हम और हमारा आदर्श, ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है और तेजस्वी मन के संपादित अंश है। गद्यांश से संबंधित पाठ और शीर्षक का नाम बता दिया हमने। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, जिसमें मीनिंग्स होते हैं उसमें करना चाहिए। समृद्धि अंततः किसे बनाए रखने में सहायक है? समृद्धि आजादी को बनाए रखने में सहायक है। देखिए गद्यांश में ही समृद्धि अपने साथ क्या क्या लाती है। समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? सुरक्षा और आत्मविश्वास लाती है। और फिर देखिएगा, देखिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, या फिर आप मॉडल पेपर .info पर चले जाइएगा और फिर आपको सबसे पहले एनुअल एग्जामिनेशन के कॉलम्स मिल जाएंगे, फिर हाफ अर्ली के, फिर प्री बोर्ड के। तो आप उसी होम पेज पे ही सब कुछ डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, समृद्धि और आध्यात्म के संबंध में लेखक क्या नहीं मानता? कि लेखक ये नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, ये लेखक नहीं मानता। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। देखिए समर्पण लो सेवा का सार, यहां पर जो है श्रद्धा कह रही है किससे? मनु से कह रही है। श्रद्धा मनु से क्या कह रही है? श्रद्धा जो है वो मनु से क्या कह रही है? श्रद्धा मनु से कह रही है कि आप जो है हमारा जो है हमारा आपके प्रति समर्पण है, यानी हम अपने आप को सदैव आपको समर्पित करते हैं। आज से हमारा ये जीवन विकार रहित होकर के आपके पद तल में, आपके चरणों में न्यौछावर है। आप संस्कृति के इस संसार के मौलिक रहस्य हो, मूल रहस्य हो। आपसे ही सांसारिक बेल फैलेगी और संपूर्ण संसार जो है मानवता की बेल आपसे ही फैलेगी और संपूर्ण संसार मानवता की सुगंधी, सौरभ माने सुगंधी से भर जाएगा। आप मेरे साथ पुष्पों के ऐसे सुंदर सुंदर खेलों की रचना करो जिससे संपूर्ण संसार में
क्या हो जाए, मानवता की वेल फैल जाए। समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा, तो श्रद्धा ने मनु से कहा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया, तो मनु के लिए कहा गया। विश्व भर सौरभ से भर जाए का आशय क्या है, संपूर्ण विश्व मानवता की सुगंधी से प्रफुल्लित हो उठे। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। पाठ का नाम, रचयिता का नाम जानते हो, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, और इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, ये अज्ञेय द्वारा रचित मैं कब कहता हूं जग मेरी, मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, मैंने आहुति बनकर देखा से लिया गया है। ठीक है, तो कवि किसे रोगी मानता है, कवि जो है वो किसे रोगी मानता है, कवि उन लोगों को रोगी मानता है, उन्हें रोगी मानता है जो ये वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें, जिन्हें प्रेम रस का कड़वा प्याला अनुभूत होता है, उनको रोगी समझता है। प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है, कभी उन्हें क्या मानता है, कभी उन्हें मुर्दे के समान मानता है। अच्छा, हाला का अर्थ क्या होता है और असिधार का अर्थ क्या होता है। हाला का मतलब होता है शराब और असिधार का मतलब होता है तलवार की धार, तलवार की धार। ठीक है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो बता दिया, भावार्थ तो पढ़ा ही चुके हैं, कविता का नाम, कवि का नाम बता दिया। फिर आपको साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में देना होगा, आप दीजिएगा। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कौन कौन से हैं। पंचलाइट बहादुर कहानी बता दीजिएगा, ये भी कर दीजिएगा क्योंकि ये भी ऑलरेडी करा चुके हैं। बाकी खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार देख लीजिएगा, कोई इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चरिचित्रण ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर खंड खा आपका आएगा और खंड खा में ये कहता है कि आपको क्या करना है, एक संस्कृत का जो गद्यांश दिया गया है, संस्कृत के एक गद्यांश का और एक पद्यांश का हिंदी अनुवाद आपको करना होगा। तो महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। ठीक है, तो महामना मालवीय से लिया गया है और दूसरा संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। ठीक है, तो बाकी श्लोक मैं बता देता हूं, ये कठिन ज़्यादा नहीं है, आपके सिंपल से श्लोक हैं, बाकी करा चुके हैं, रिवीजन क्लास में आप पा जाएंगे सब कुछ। निंदन्तु नीति निपुणा, अच्छा ऊपर वाला करा देते हैं पहले। नमे रोचते भद्रम वह उलूकस्य विशेषणम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कौवे ने कहा कि मुझे यह उल्लू का आपके द्वारा किया गया, यानी उल्लू का जो राज्याभिषेक है मुझे अच्छा नहीं लगता। नमे रोचते भद्रम वह उल्लूकस्य अभिषेचनम, मुझे जो है आपके द्वारा उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रोधित ना होने पर मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, अगर ये क्रोधित होगा तो कैसा हो जाएगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदवा स्तुवन्तु, नीति से निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार चली जाए अथवा आए। अद्यैव मरणम अस्तु युगांतरे वा, आज ही मरण हो अथवा युगों के बाद हो। न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखना होगा आपको एक एक नंबर में। पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, आम के आम गुठलियों में दाम, दोहरा लाभ, न रहेगा बाज न बचेगी, न रहेगा बांस न बजेगा बजेगी बांसुरी, यानी पूरी तरह से समाप्त करना अथवा संपूर्ण मुसीबतों की जड़ को खत्म कर देना, मुख्य मूल जड़ को खत्म कर देना, ये भी कह सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प चुनिए। श्रीशाह का क्या होगा, ये दीर्घ संधि है, श्रीधन ईशाह हो जाएगा, ये आपका दा सही होगा। रमेशाह का संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, रमाधन
ईशा हमेशा होता है, रमेशा में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो रमाधन ईशा हो जाएगा रमेश। अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद हमेशा याद रखिएगा, यड़ संधि होती है अनुधन, अनुधन आय, ठीक है, अनुधन आय, तो अन्वय हो जाता है अनुधन वयः, अनुधन अयः, ठीक है, अन्वयः। शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, आत्मनि तो सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है। नाम रूप में प्रयुक्त विभक्ति एवं वचन है, नाम नाम तो नाम में प्रथमा एक वचन है, ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, प्रथमा नाम नाम, हाँ द्वितीया का एक वचन, प्रथमा द्वितीया का एक वचन, नाम नाम नामना नामने, ठीक है, द्वितीया का एक वचन हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिएगा। लक्ष्य और लक्ष्य, बहुत बड़ा अंतर है लक्ष्य और लक्ष्य में। देखिएगा लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है आपका उद्देश्य, तो लाख संख्या और उद्देश्य। जघन और जघन्य का अर्थ क्या होता है? जघन और जघन्य, जघन्य अपराध होता है, यानी बहुत जघन्य अपराध किया आपने, तो जघन्य माने होता है गहित, तो जघन्य का अर्थ होता है निंदनीय, या देखो कायदे समझ लो, निंदनीय या होता है गर्हित, ठीक है, गर्हित ऐसे लिखा जाता है, गर्हित, निंदनीय या गर्हित। और जघन का अर्थ होता है जांघ, तो गर्हित या जांघ या गर्हित, यहां पे जांघ या गर्हित, ये आपका सा सही हो जाएगा। बाण शब्द का अर्थ नहीं है, बाण का अर्थ होता है तीर, बाण का अर्थ होता है बाण भट्ट, और बाण का अर्थ होता है निशाना भाला। बाण का कौन सा अर्थ नहीं है ये बताना है, तो यहां पर जो है बाण का अर्थ जो है भाला नहीं होगा, बाकी निशाना भी बाण का अर्थ होता है। जड़ का अर्थ नहीं है, जड़ मतलब होता है मूर्ख, जड़ माने मूल, और जड़ माने अचेतन, जड़ माने पर्वत नहीं होता है, ठीक है, बाकी तीनों हैं। और निम्नलिखित वाक्यांशों में सही शब्द का चयन करना है। जो आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष, जिसे क्षमा किया जा सके तो क्षम्य। फिर है ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो इसमें अशुद्ध भाग क्या है? घड़े का पानी, ठीक है, घड़े का ठंडा पानी, तो घड़े का पानी ये अशुद्ध है। अच्छा ठंडा, ये यहीं पर है, ठंडा घड़े का, ये अशुद्ध हो जाएगा, कारण ये है घड़े का ठंडा पानी होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए, ये गलत हो गया। मेरा भविष्य उज्जवल है, ये भी गलत हो गया। रमा बड़ी विद्वान है, ये भी गलत हो गया। मुझे 100 रुपये देना, ये सही हो गया, ये देना नहीं सही होगा। अच्छा शुद्ध वाक्य, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध तो यहां पर कोई भी वाक्य नहीं है। मेरा भविष्य उज्जवल है, ये भी उज्जवल में डबल जा है, इसलिए गलत है। रमा बड़ी विदुषी है, यहां पर विदुषी होना चाहिए, इसलिए भी गलत है। मुझे 100 रुपये देना, हाँ यही लगा लीजिए आप, यही सही है, यही सही है। बाकी श्रृंगार शांत रस, तो रस छंद अलंकार भी हमने बहुत कायदे से कराए हैं, आप वहीं से पढ़िए तब भी अच्छा है, हम ऐसे जबानी बता देंगे कोई मतलब नहीं है। बाकी आपके जो पत्र लेखन है ये भी कर लीजिएगा आराम से। निम्नलिखित भाषा शैली में, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, 7-9 नंबर का निबंध। और विज्ञान वरदान अभिशाप, कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। सारे निबंध करा भी चुके हैं और आप आराम से ये जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है, modelpaper.info पर जाएंगे तो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।